हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है। अध्याय है 2। ठीक है। अध्याय है 2, अम्ल क्षार क्षारक एवं लवण। ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। तो देखिए, इस अध्याय में हम लोगों को अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं एवं लवण किसे कहते हैं, और इन लोगों को इनसे क्या होगी कि अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, यही सब हम लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बने रहें अंत तक। देखिए, अम्ल एसिड। ठीक है। अम्ल एसिड। अम्ल क्या होता है। ठीक है। अम्ल होता है कि जो हम लोग अगर चखेंगे उसे तो स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है। ठीक है। उसमें देखिए, अम्ल में भी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल आता है। ठीक है। तो देखते हैं, अम्ल अम्ल है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यानी कि नीला लिटमस पत्र रहेगा तो उसे लाल कर देंगे। ठीक है। और देखते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर हम लोग अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं या मिलाते हैं तो उसे वो हमको क्या देंगे, H+ आयन देंगे। ठीक है। यहीं से हम लोग पहचाना जाएंगे कि H+ आयन देंगे तो अम्ल होगा, OH+ मतलब देंगे तो ये क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है। तो और देखते हैं, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, खट्टा है। अब देखिए, अम्ल में भी 2-3 अम्ल आते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल। तो देखिए, जो प्रबल अम्ल होता है HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। दुर्बल अम्ल में देखते हैं CH, COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। ठीक है। और देखते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल देखते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर विलयन लेते हैं उसमें अम्ल की मात्रा अधिक रहेगा और जल की मात्रा कम रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। ठीक है। तनु अम्ल वो होगा जिसमें अम्ल की मात्रा जो रहेगा अल्प मात्रा में रहेगा, किसमें, पानी का मात्रा अधिक रहेगा। ठीक है। कोई भी जलीय विलयन में अगर जल का मात्रा अधिक रहता है और अम्ल का मात्रा कम रहता है तो उसमें उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अगर आप लोगों का क्वेश्चन उठा देगा कि क्या हम मतलब जैसे कि जल में अम्ल को मिलाएं, मतलब जैसे कि जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए। क्यों, और मतलब कि तो देखिए, उसका आंसर ऐसे होता है कि अगर हम लोग पानी है, ठीक है, पानी में थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाएंगे तो वो क्या क्या होगा, ठीक रहेगा। अगर अम्ल का पूरा मतलब कि एक घोल है पूरा जिसमें अम्ल ही भरा है, उसमें अगर हम लोग पानी डालते हैं तो वो क्या होगा, अगर उसमें कुछ बाहर आएगा और हम लोग जल भी सकते हैं। ठीक है। या कोई भी कांच में के बर्तन में अगर अम्ल लेंगे तो कांच का न प्रखनली जो होगा वो टूट भी सकता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल में पानी को नहीं मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है। देखते हैं, और क्षारक। क्षारक क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक जो होते हैं यानी वेश, वे स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है। OH- आयन देते हैं। इतना तो पता चल गया। अब देखिए, प्रबल क्षार का उदाहरण है और दुर्बल क्षार का उदाहरण है। अब देखते हैं क्षार। ठीक है। क्षारक तो देख लिए, क्षार देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, KOH। ठीक है। अब देखिए, लवण यानी साल्ट। लवण अम्ल वह क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है। लवण जो होता है अम्ल वह क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है। अब प्राप्त होगा, उदाहरण में देख लेते हैं NaCl,
KCl, ठीक है। अब देखिए सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है, माध्यम में बदल जाता है। यानी सूचक, ये सूचक क्या है, अगर मतलब प्रश्न पूछ देता है कि सूचक क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं सूचक एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। विलयन जो होता है, विलयन में अगर सूचक को हम लोगों को पता कैसे चलेगा, सूचक कि अम्ल या क्षारक, यानी कि अम्ल रहेगा तो वो कैसा होगा और क्षारक की उपस्थिति पता करेगा, ठीक है। सूचक एक प्रकार का पता करेगा कि अम्ल है कि क्षारक है, ठीक है। तो देखते हैं सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। तो देखिए प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, ठीक है, गंधीय सूचक। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं और आगे। सूचक रंग गंध में परिवर्तन के साथ और देखिए क्षार के साथ, और ये अम्ल के साथ होगा जो सूचक रहेगा। लिटमस जो होता है अम्ल के साथ लाल रहेगा, और गंध मतलब जैसे कि क्षार के साथ क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया का फूल है, ऐसे ही बहुत से उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और ये याद भी रखिएगा, ठीक है। इसमें प्राकृतिक सूचक का, कृत्रिम सूचक का, गंधीय सूचक का दिया है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। धातु की अभिक्रिया, अगर धातु की अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ कराते हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ हम लोग कराएंगे तो देखिए अम्ल प्लस धातु, यानी अम्ल के साथ धातु का क्रिया कराएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन का है, मतलब कि निकालेगा, यानी कि विस्थापित कर देगा, ठीक है। एक ये उदाहरण दिया है। और देखते हैं क्षारक के साथ, क्षार जब क्षार रहेगा और धातु से क्रिया करेगा तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित करता है, ठीक है। इसका ये उदाहरण दिया है, ठीक है। अब देखते हैं पॉप टेस्ट, ठीक है। पॉप टेस्ट यानी कि हाइड्रोजन का पता लगाते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि पॉप टेस्ट किसके लिए उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए होता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस कैसे हम लोग पता करेंगे, तो पॉप टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, एक हाली अम्ल के साथ, एक हाली क्षार के साथ। तो देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल निकाले मतलब होगा, ठीक है। अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, हम लोगों को प्राप्त होगा। अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम लोग क्रिया कराते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल हम लोगों का उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखिए अम्ल प्लस क्षारक यानी लवण प्लस जल, अगर हम लोग अम्ल को क्षारक से क्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल का मतलब लवण प्लस जल बनेगा। इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब भी अम्ल और क्षारक का परस्पर अभिक्रिया होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। देखिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन पहले देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए जब भी अगर हम लोग अम्ल को क्षार के साथ अगर हम लोग क्रिया कराएंगे जिसमें लवण और हम लोगों का क्या बनेगा, जल, ठीक है,
यानी कि जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब जल और लवण हम लोगों का प्राप्त होगा, ठीक है। अम्ल के साथ जब क्षार की क्रिया कराएंगे तो जल लवण प्राप्त होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लोग अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं जिससे हमें लवण और जल प्राप्त हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में दिया है, ठीक है, उदाहरण में दिया है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया होता है तो NaCl, ठीक है, नमक, और H2O यानी कि H2O जल बनता है। अब देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब क्रिया करेगा तो अम्लीय लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा। और देखते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा तो हम लोग का क्षारीय लवण प्राप्त होगा, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा तो उदासीन लवण प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार रहेगा तो उदासीन लवण प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। अब देखिए, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अगर हम लोगों को उल्टा करते हैं, अम्ल में ही जल को मिलाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसमें क्या दिया है कि अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों का जो प्रखनली रहेगा टूट भी सकता है और हम लोग जल भी सकते हैं, ठीक है। जल में अम्ल को मिलाएंगे अगर तो वो सही होगा, ठीक है। देखिए, लिखा है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अम्लों व क्षारकों में समानता। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ये तो पता है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है कि अम्ल की प्रबलता कम रहेगा या बेसी, क्षार की प्रबलता कम रहेगा कि बेसी। अब देखते हैं एक और ही जो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, ठीक है, या पीएच स्केल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक दर्शाए होते हैं। जैसे देखिए, पीएच में पी है पुषांश, ठीक है, जो एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। अगर पीएच बराबर 7 रहेगा तो उदासीन विलयन रहेगा, ठीक है। और पीएच का मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, यह स्केल 0 से 14 तक ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो देखिए, पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता
है, ठीक है। हमारा जो शरीर होता है 7 से 7.8 pH के परास में हम लोगों का काम कार्य करता है। मिट्टी का pH अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH परास का ही आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। क्षारक। अब देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का pH। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है जो अम्ल को अधिक को उदासीन कर देता है, ठीक है। अम्ल की अधिकता को क्या करता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी पीला पीला पड़ जाता है। दांतों का इनमेल, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, ठीक है। जिसे क्षारिकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं तो हम लोग का जाकर ठीक होता है, ठीक है। पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों का आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। एक नेटल का डंक वाले मैसेनाइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है। मैसेनाइक अम्ल छोड़ता है जिनके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की रगड़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लवड़ों का pH। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ठीक है। उदासीन लवण pH 7, ठीक है। अब देखते हैं प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार रहेगा और जो क्रिया करेगा तो pH जो रहेगा 7 से कम रहेगा और जो क्षारिकीय लवण रहेगा तो 7 से अधिक रहेगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए NaCl प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। विरंजक चूड़ देखते हैं। शुष्क भुजे हुए चूने CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, ठीक है। विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। उपयोग देखते हैं वस्त्र उद्योग से सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, ठीक है। ऐसे इसका जो दिया है उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और देखते हैं धोने का सोडा, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, ठीक है। यह एक क्या है, क्षारकीय लवण है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट पॉप बनाता है, ठीक है। यह सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O से क्रिया कराएंगे तो जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खिलौने बनाने एवं सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।